नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 2 महीने पहले 3 नवंबर को हुए यूएस इलेक्शंस को जीतकर जो बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बने। पिछले साल की शुरुआत से ही अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस को लड़ा जा रहा था रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेट जो बाइडेन के बीच। जहां 3 नवंबर को हुए इलेक्शन डे के पहले ही अमेरिकन्स ने कोविड-19 के चलते एक भारी तादाद में अर्ली वोटिंग के ऑप्शन को चुना और अपने बैलेट्स को मेल करके वोट डाले। फिर करीब अगले 2 हफ्तों तक चली वोटों की गिनती के बाद 16 नवंबर को फाइनल काउंट कंप्लीट हो जाने पर जो बाइडेन को एसोसिएट प्रेस के द्वारा विनर डिक्लेयर किया गया। मगर इलेक्शन डे के काफ़ी पहले से हो रहे अर्ली पोल्स और एस्टिमेट्स ने बाइडेन के फेवर में रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था। जहां अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन लिचमैन, जिन्होंने 1984 के बाद से हर इलेक्शन के रिजल्ट को अपने कीज टू द व्हाइट हाउस मॉडल की मदद से करेक्टली प्रिडिक्ट किया है, उन्होंने भी जो बाइडेन की एक क्लियर विक्ट्री को प्रिडिक्ट किया। इसके साथ ही साल की शुरुआत में ही बाइडेन के खिलाफ खड़े उन्हीं के डेमोक्रेट पार्टी के बाकी 2 मेंबर्स एलिजाबेथ वॉरेन और बर्नी सैंडर्स उनके सपोर्ट में आए और सेटल फॉर बाइडेन कैंपेन को चलाया। वैसे तो वो बाइडेन को अपनी पार्टी का सबसे प्रोग्रेसिव कैंडिडेट नहीं मानते, लेकिन फिर भी उन्हें सपोर्ट करा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 और साल प्रेसिडेंट रहने के काफ़ी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब आइए थोड़ी बात करते हैं इन इलेक्शंस में उठाए गए मेजर इश्यूज़ की। बाइडेन और ट्रंप दोनों के ही बिल्कुल अपोजिंग व्यूज़ रहे हैं कई मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़ पे, जैसे क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, रेशियल इक्वालिटी, इमिग्रेशन, सुप्रीम कोर्ट्स, फॉरेन पॉलिसी और कोविड पैंडेमिक की हैंडलिंग पर। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इशू की, जहां पिछले 4 साल से क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते आ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में आके ये एडमिट किया कि ये पार्शली ह्यूमन कॉज्ड है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन ने अपने आप को अलग रखा द ग्रीन न्यू डील से। ये ग्रीन न्यू डील दरअसल एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि एम करती है फॉसिल फ्यूल्स को बैन करके और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करके अमेरिका को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है कई सारी चीज़ों के कंस्ट्रक्शन और फॉसिल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के जॉब लॉसेस की। मगर इसके अलावा बाइडेन ने एनवायरनमेंट को अपने कैंपेन का एक की इशू बनाया, जब उन्होंने 2015 के ओबामा क्लीन पावर एक्ट को सपोर्ट किया है। ये एक्ट दरअसल एम करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से होने वाले कार्बन एमिशंस और कोल बर्निंग से होने वाले एयर पोल्यूशन को 2030 तक 32% तक कम करने की, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करके और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को वापस ज्वाइन करके। अब हेल्थ केयर की बात करें तो जहां डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ओबामा केयर पॉलिसी को हटा के उसे एक फुली प्राइवेटाइज्ड हेल्थ केयर पॉलिसी से रिप्लेस करने की बात करी है, वहीं जो बाइडेन उसे रखने के पूरी तरह से फेवर में है, लेकिन एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव मेडिकेयर फॉर ऑल पॉलिसी से पीछे हटते हैं। अब बात करें रेशियल इश्यूज़ की तो डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट की हैंडलिंग भी काफ़ी ख़राब रही, जहां उन्होंने ट्विटर पर वाइट सुप्रीमिस्ट हैंडल से कंटेंट पोस्ट किया और इसे एक फेक मूवमेंट बताते हुए झूठे क्लेम्स किए कि यह सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज़ को तोड़ने और जेलों को ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने 25 मई को हुए जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद भी देश में चल रहे रेशियल इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं करी। मगर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस मूवमेंट के लीडर से बात करके इस इशू से डील करेंगे और एक लेजिस्लेशन को तैयार करेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई इशू ना बन पाए। अब बात करें इमिग्रेशन की तो जहां डोनाल्ड ट्रंप इसे काफ़ी टाइम तक कम करवाने की मांग करते रहे और मैक्सिकन्स और मुस्लिम्स को ड्रग डीलर्स और टेररिस्ट बताते रहे, जिन्हें रोकने के लिए ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस और मेक्सिको के बीच एक बॉर्डर वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया और कई मुस्लिम नेशंस पर ट्रैवल बैन्स लगवाए। वहीं बाइडेन ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि वो अभी तक बन चुकी वॉल को खड़े रहने देते हुए फर्दर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगवाएंगे
और ब्लैक और ब्राउन लोगों पर लगे ट्रैवल बैन्स को पूरी तरह से हटा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो एक DACA ड्रीमर्स प्लान को भी शुरू करेंगे। ये डेका या डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि US में बचपन से रह रहे इमिग्रेंट्स को वापस अपने देश डिपोर्ट किए जाने से प्रोटेक्ट करता है और उनकी पढ़ाई के लिए स्टूडेंट कॉलेज एड प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं US सुप्रीम कोर्ट के इशू की, जहां फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रुथ बेडर जिन्सबर्ग ने अपनी डाइंग विश में इस पोस्ट के लिए एक नॉमिनी दिए जाने की मांग करी थी, मगर इसे ना मानते हुए रिपब्लिकन्स ने पिछले साल हुई उनकी डेथ के तुरंत बाद ही अपनी तरफ से एक कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया। RBG US के मोस्टली कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट में एक डिसेंटिंग लिबरल वॉइस थी, जो कि अपने पूरे करियर में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते हुए टॉप तक पहुंची थी और फिर वहां पहुंचकर उन्होंने सिविल राइट्स के लिए लड़ते हुए धीरे धीरे करके नए लेजिस्लेशंस को इनैक्ट किया जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर 27 अक्टूबर को उन्हें रिप्लेस कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नॉमिनेट करी गई जस्टिस एमी कोनी बैरेट से। जस्टिस बैरेट का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टैंड रहा है अबॉर्शन राइट्स को लेकर, जिसे उन्होंने ऑलवेज इमोरल माना है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दरअसल 1973 में US के सुप्रीम कोर्ट में एक लेडी जेन रो और उनके हस्बैंड हेनरी वेड के बीच लड़े गए एक बहुत ही फेमस केस रो वर्सेस वेड के बाद अमेरिका में अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया था और इस डिसीजन को ही अब जस्टिस बैरेट रिवर्स करना चाहती हैं, जिसके साथ ही वो क्लाइमेट चेंज और ओबामा केयर के इश्यूज़ पर भी डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती हैं और उनके कोर्ट में इलेक्ट हो जाने से अब कंजर्वेटिव लिबरल बैलेंस शिफ्ट हो जाता है एक 5-4 मेजॉरिटी से एक 6-4 सुपर मेजॉरिटी की तरफ। और इसको देखते हुए ही अब प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के लिए नए लॉज पास कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करें फॉरेन पॉलिसीज़ की, तो कुछ देशों से डील करने में बाइडेन और ट्रंप दोनों का ही स्टांस ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। जैसे चाइना से डील करने के लिए दोनों ने ही उन पर सैंक्शंस लगाए जाने और टिकटॉक जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात करी, वहीं सुलेमानी अटैक के बाद ईरान और मिडिल ईस्ट में मिलिट्री इंटरवेंशन को कम करने और अफ़गानिस्तान से मेजॉरिटी US ट्रूप्स को वापस बुलाए जाने को सपोर्ट किया है। मगर इसके अलावा कई इश्यूज़ पे इन दोनों के व्यूज़ रेडिकली अपोजिट रहे हैं, जैसे कि जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एग्जिट करे गए ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, वहीं नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन से नेगोशिएट ना करते हुए वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो को और मजबूत बनाना चाहते हैं। अब आते हैं इस कोविड पैंडेमिक पर। लगभग 3 लाख से ज़्यादा डेथ्स वाले देश में प्रेसिडेंट ट्रंप की पैंडेमिक की हैंडलिंग एक मेजर क्रिटिसिज्म मिलने के साथ ही बाइडेन के कैंपेन का एक मेजर हिस्सा रही, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पैंडेमिक को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी है और लोग मीडिया को सुनकर बोर हो चुके हैं। वहीं उन्होंने इलेक्शन से पहले ही लोगों को वैक्सीन दिए जाने का भी वादा किया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने इस मैटर में लगातार एक्सपर्ट ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करी, जहां उन्होंने CDC के हेड डॉक्टर फाउची को एक इडियट बताते हुए लोगों को बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के ब्लीच इंजेक्ट करने और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने की सलाह दी थी। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि वो यूनिवर्सली मास्क वेयरिंग को मैंडेटरी बनाते हुए एक सिस्टमैटिक रीओपनिंग स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे और मेडिकल एड के लिए नया रेस्क्यू प्लान निकालेंगे। और इसके चलते ही उन्होंने पिछले हफ्ते एक $1.9 ट्रिलियन का कोविड रेस्क्यू प्लान सैंक्शन किया, जिसमें 20 बिलियन वैक्सीनेशन के लिए और $50 बिलियन टेस्टिंग को एक्सपैंड करने के लिए रखे गए हैं। अब आते हैं इन दोनों के इंडिया रिलेशंस पर। सबसे पहले बात करते हैं जो बाइडेन की, जहां बाइडेन को विनर डिक्लेयर किए जाने पर 17 नवंबर को PM मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उनके बीच हुई एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में बताया। इस कॉल में उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कमाला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाना इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, उनके हाफ इंडियन होने की वजह से। इसके साथ ही उन्होंने इस कॉल में दोनों देशों के बीच